स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रोसेस एंड इट्स टाइप देखे थे। ओके, अब हमें स्टडी करना है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। तो बिफोर दैट आपको प्रोसेस एंड उसके टाइप्स बता देती हूँ। प्रोसेस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम। जब कोई सिस्टम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में जाती है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। एंड देयर आर द टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। दैट फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड लास्ट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंज इन द कंडीशन में चेंज करके हम प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। हमें नेचर ऑफ हीट एंड वर्क स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क देखेंगे। तो नेचर ऑफ वर्क में आपको वर्क के बारे में स्टडी करना है। तो वर्क जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब वर्क को अगर डिफाइन करना है तो उसको हम अलग अलग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है मैकेनिक्स में, अगर वर्क को हमें मैकेनिक्स के टर्म में अगर डिफाइन करना है, मैकेनिक्स मतलब कोई मशीनरी जो वर्क करते हैं उसमें वर्क कैसे होता है। तो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स अगर हमें वर्क डिफाइन करना है तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज डिफाइन एज द एनर्जी। वर्क को हम डिफाइन करते हैं एज ए एनर्जी बाय विच बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी विद एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब हम किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बॉडी डिस्प्लेस होती है थ्रू अ डिस्टेंस डी। तो दैट मीन्स अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे वर्क डन होगा। और आपको पता है कि आप भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो मतलब वर्क होता है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको एनर्जी लगती है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम टर्म है कि वर्क जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क मतलब क्या? अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं रहेगा, बराबर है। तो एनर्जी है तो वर्क रहेगा। तो इसीलिए वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी विद एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाई करने के बाद जब बॉडी डिस्प्लेस होती है डिस्टेंस डी से, तब वहाँ पे क्या होता है? वर्क होता है। तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी विद एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क क्या है? इट्स अ प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। मतलब W इज इक्वल टू एफ इन टू डी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू एफ इन टू डी होता है। नाउ ये हो गया हमारा वर्क कि इट्स अ एनर्जी बाय विच बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस डी विद एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। W इज इक्वल टू एफ इन टू डी होता है। ओके, नाउ ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स। अब हमें स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन थर्मल, या फिर इन थर्मोडायनामिक्स द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व। कौन से टाइप का वर्क इन्वॉल्व है वो हमें स्टडी करना है। तो इन थर्मोडायनामिक्स इन थर्मोडायनामिक्स द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व इज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब वहाँ पे कौन सा वर्क होता है? पीवी वर्क, ठीक है। अब उसको अगर डिफाइन करें तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज नथिंग बट द वर्क इज डन when the system, that means gas, expands or contract against the external pressure या फिर एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, ठीक है। मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, मतलब क्या होता है कि वर्क डन होता है किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम मतलब यहाँ पे आपको कंसिडर करना है गैस, क्योंकि अभी की स्टडी जितनी भी होगी वो स्टडी गैस से रिलेटेड ही रहेगी। तो वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम, दैट मीन्स गैस, एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। जब आप एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स अप्लाई करोगे, एक तो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स को बढ़ा दोगे या फिर इसको कम कर दोगे, तब उस केस में आइदर गैस एक्सपांड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। तब वहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा। तो इन और वहाँ पे दो वर्क कौन सा होगा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई सिलेंडर में अगर गैस भरते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसको एक्सप्लेन तो सिंपल टर्म है, ठीक है। अगर हमारा एक पिस्टन है और पिस्टन में अगर हमने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में हमने एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन अटैच किया हुआ। आई थिंक आपको इसके पहले भी बताया था, ठीक है। आप एक्सटर्नल प्रेशर जब बाहर से पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, गैस का एक खुद का प्रेशर तो आपको पता ही है, इसके पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को अगर आप बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली ये पिस्टन अंदर की साइड में मूव करेगा, तो वहाँ पे अपने आप क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया तो
एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने की वजह से गैस जो है, गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो पिस्टन अपने आप ऊपर के साइड में शिफ्ट होगा, और या अगर पिस्टन अपर साइड में मूव हो गया तो गैस का एक्सपांशन होगा। मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स के वजह से हो रहा है। तो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स के वजह से एक्सपांड होती है गैस या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। गैस का एक्सपांशन होना या फिर कॉन्ट्रैक्शन होना इज नथिंग बट द वर्क डन। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्यों बोला है, क्योंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम ज़्यादा कर रहे हो, और ऑब्वियसली उसमें चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, वॉल्यूम में। मतलब आप प्रेशर को चेंज करो तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से वहाँ पे वर्क कौन सा हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखना एग्जांपल से कि वहाँ पे थर्मल से कौन सा वर्क होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर कम करने से वॉल्यूम चेंजेस होंगे, या फिर प्रेशर बढ़ाने से भी वॉल्यूम चेंज होगा। तो मतलब वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के दोनों के चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क का नाम क्या रखा है, इट्स अ प्रेशर और वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। समझ में आया। तो व्हाट इज अ work done in thermodynamics, the work done in thermodynamics is nothing but the pressure volume work, and that pressure volume work is defined as the work is done when the system, that means gas, expands or contract against the external opposing force। external opposing force के वजह से गैस का मतलब सिस्टम के अंदर के गैस का आइदर एक्सपांशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कंप्रेशन होगा। देन वहाँ पे वर्क कौन सा टाइप का होगा, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क डन। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता है, और प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता है मतलब क्या, एक तो सिस्टम में मतलब गैस का एक्सपांशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा, मतलब गैस एक्सपांड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो भी कब, अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। एंड एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ये याद रखना कि एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आता है। एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करो तो वॉल्यूम अपने आप चेंज होता है। इसका मतलब आपको कौन सा टाइप का वर्क होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता है। आइदर एक्सपांशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा गैस का। तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होना मतलब वर्क होना। ठीक है, तो ये हो गया इन थर्मोडायनामिक्स। नाउ अब इतना सब कुछ स्टडी करने से ये पता चला, या फिर ये जो डेफिनेशन है कि वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम, वर्क जब होता है कब, जब कोई सिस्टम में गैस एक्सपांड होती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है अगेंस्ट एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स की वजह से गैस एक तो एक्सपांड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, दैट टाइम वहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा। तो उससे हमें ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन क्या है, या वर्क का कौन सा फॉर्मूला रहेगा, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वर्क। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको अगर हमें आगे कंटिन्यू करना है या फिर हमें इसका रिलेशन मैकेनिक्स के फॉर्मूले के साथ, हमें अब दो फॉर्मूले मिल गए। हमें वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी मिला था मैकेनिक्स में, अब थर्मोडायनामिक्स में हमें नया फॉर्मूला पता चला पी एन बी। क्या इन दोनों का कुछ रिलेशन है, तो वो हम निकाल सकते हैं सिंपल टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। प्रेशर जो है इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर एरिया पे या फिर यूनिट एरिया पे एक्ट होने वाला, ठीक है, यूनिट एरिया पे एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है। नाउ अगर हमने कंसिडर किया कि देयर इज अ डी इज अ डिस्टेंस, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मूव करेगा, तो दैट डिस्टेंस वी कंसिडर एज अ स्मॉल डी। तो अगर हमने कंसिडर किया कि इफ द डी इज अ डिस्टेंस, अगर उस केस में पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है या फिर पिस्टन जो मूव हो रहा है वो डिस्टेंस डी से मूव हो रहा है, और डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिया, डी। इफ डी इज अ डिस्टेंस, अगर डी ये डिस्टेंस है पिस्टन के मूवमेंट का, तो इन दैट केस हम एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। एरिया इट्स अ साइड स्क्वायर एंड साइड इज नथिंग बट द डिस्टेंस, दैट मीन्स वहाँ पे डी स्क्वायर आएगा। एंड वॉल्यूम जो होता है वो साइड क्यूब होता है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर है, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा एरिया किसका आएगा, पिस्टन का आएगा। पिस्टन जो है वो क्रॉस सेक्शन है उसका हमने डी स्क्वायर लिया, एंड वॉल्यूम जो आएगा वो डी क्यूब आएगा। अब हम इस फॉर्मूला में ये पुट अप करते हैं, आपका इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं क्योंकि हमने पहले इवैल्यूएट किया था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ W इज इक्वल टू P इंटू वी, ये हमारा पहला फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पे लिखा है, वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ प्रेशर जो है उसको हमने कंसिडर किया, दैट इज एफ इंटू ए बोल लिया हमने, इंटू वी जैसा का वैसा आएगा। ठीक है, नाउ हमने ए और बी के लिए भी
वैल्यूज निकाली है। ए जो है फोर्स जैसा का वैसा लगा, ए इट्स अ डिस्टेंस स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज अ डिस्टेंस क्यू। नाउ डिस्टेंस स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा एफ, नीचे का डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इस डी के साथ यहाँ पे एक डी बचा, तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू डी। नाउ मैच दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 एंड equation number 1, that is W is equal to F into D, and equation number 3, that is also W is equal to F into D। मतलब दोनों की इक्वेशन कैसे सेम है, मतलब दोनों का जो तरीका है बताने का, वह बताने का वो अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर वर्क। ठीक है, तो इसके बाद हमें एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, या फिर थर्मोडायनामिक्स में ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क जो है वो कैसे होता है, वो अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स दिए। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमें कुछ केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है, वो भी हमें एक सिलेंडर में स्टडी करनी है वो केमिकल रिएक्शन, एंड दैट सिलेंडर इक्विप्ड विद अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन अटैच विद अ सर्टेन मास ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, अगर हमें थर्मोडायनामिक्स में होने वाला जो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी पड़ेगी, और स्पेसिफिकली वो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे स्टडी करनी है, हमें सिलेंडर में वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है। उस सिलेंडर में हमें फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन भी अटैच करना है, और साथ में उस पिस्टन के ऊपर सर्टेन मास भी आउटर सरफेस पे रखना है, तो उसके हेल्प से हम प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2। नाउ फर्स्ट एग्जांपल स्टडी करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2 हमें स्टडी करना है। उसमें देखो, उसके लिए भी आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको एक सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा, और सिलेंडर में हमें क्या कंसिडर करना है, एक रिएक्शन कंसिडर करना है, एंड आपकी रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। व्हाट इज H2O2? H2O2 इट्स अ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे पिस्टन हमने अटैच किया हुआ है, यहाँ पे आपका पिस्टन है। ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन भी आपको सर्कुलर फॉर्म में लिया हुआ है। ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर क्या रखा है, मास मतलब वेट रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने क्या फिलअप किया हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 फिलअप किया। ये जो है वो बिफोर रिएक्शन, ये रिएक्शन के पहले है। ठीक है, इट्स अ बिफोर रिएक्शन इसका पिक्चर ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका पिस्टन रहेगा। नाउ अब आपको सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 मतलब क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2, इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लेना है कि टॉइस H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड जब डिकम्पोज होता है इट गेट कन्वर्ट इनटू अ वाटर प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस में वाटर और O2 में उसका कन्वर्शन होता है। ठीक है, तो ये बिफोर रिएक्शन हमारा हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड को फिलअप किया। ठीक है, और वो फिलअप करने के बाद उस सिलेंडर में हमने एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन अटैच किया, और उस पिस्टन के ऊपर हमने वेट रखा। ठीक है, ये क्या है, सम मास और सम वेट है, ये वेट रखा है, और अभी तक उसमें रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, हमने सिर्फ H2O2 फिलअप करके रख दिया, पिस्टन को अटैच करके रख दिया, पिस्टन के आउटर सरफेस पे हमने वेट रख दिया। ओके, अब हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। ठीक है, अब जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गैस, और जैसे ही इस रिएक्शन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन की वजह से ये जो पिस्टन है दैट पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, पिस्टन क्या होगा, आउटवर्ड मूव होगा, वो अपर के साइड में मूव करेगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे था तो ये ऊपर के साइड में शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस या फिर ऑक्सीजन की गैस के रिलीज होने की वजह से ये पिस्टन अपने आप अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। पहले वो यहाँ पे था, ठीक है, अब पिस्टन क्या होगा, ये पूरा ऊपर के साइड में मूव करेगा। ठीक है, अब पिस्टन अगर ऊपर के साइड में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये वेट भी क्या होगा, ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिस्टन को ऊपर के साइड में मूव करने के लिए सिस्टम को मतलब गैस को अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो अपनी सिस्टम अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, तब तक पिस्टन अपर साइड में मूव नहीं होगा। अगर पिस्टन मूव नहीं हुआ तो जो मास उसके ऊपर हमने रखा है, जो वेट हमने उसके ऊपर रखा है, वो भी ऊपर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली वर्क जो है वो कहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब ये मास लिफ्ट करने के लिए सिस्टम को क्या यूज़ करना पड़ा, एनर्जी यूज़ करना पड़ा। अब सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज़ की, इसका मतलब सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको दी, सराउंडिंग को। ठीक है, और ये जो मास यहाँ पे लिफ्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, लिफ्ट सराउंडिंग में, क्योंकि गैस जो है वो हमारे सिस्टम है और पिस्टन के ऊपर रखा हुआ जो मास है वो हमारे सराउंडिंग के पोर्शन में आता है। गैस ये हमारे सिस्टम है, तो जो पिस्टन के ऊपर का रखा हुआ मास क्या है, वो सराउंडिंग है। तो गैस के लिफ्ट होने के मतलब गैस की वजह से एनर्जी यूज़ होती है, मतलब गैस के फॉर्म में सिस्टम अपनी एनर्जी यूज़ करके पिस्टन को अपवर्ड मूव करती है और साथ में मास को भी ऊपर लिफ्ट करते, तो मास को लिफ्ट करने के लिए सिस्टम को अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। उसके वजह से वहाँ पे वर्क होता है। अब वर्क कहाँ पे होता है, सराउंडिंग में, मतलब यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। वर्क कहाँ पे हुआ है, सराउंडिंग के ऊपर हुआ है, क्योंकि सराउंडिंग में जो मास है वही ऊपर गया है। ठीक है, इसका मतलब वर्क कहाँ पे हुआ है, सराउंडिंग में वर्क हुआ। और किसने करवाया है, सिस्टम ने, क्योंकि सिस्टम जब तक अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करेगा तब तक वर्क होगा नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज़ करके सराउंडिंग में वर्क करवाया, मतलब यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग्स। वर्क कहाँ पे हुआ है, बाहर की साइड में हो रहा है, पिस्टन के ऊपर हो रहा है, मतलब वो बाहर का पोर्शन है। वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, और कौन करवा रहा है, बाय द सिस्टम, क्योंकि एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, सिस्टम। इसलिए वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम एंड दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जैसे गैस प्रोड्यूस होगी तो पिस्टन अपर साइड में मूव करेगा तो सराउंडिंग का मास रेज होगा। ठीक है, और इस मास के लिफ्टिंग में सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस करेगा, किसको, सराउंडिंग को। जब सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को देगा, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे सिस्टम एनर्जी सप्लाई करके सराउंडिंग के ऊपर वर्क करवा रहा है। मतलब वर्क कहाँ पे हो रहा है, सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है, और कौन करवा रहा है, सिस्टम अपनी ये एनर्जी यूज करके। ठीक है, दैट मीन्स इट परफॉर्म्स अ वर्क्स ऑन द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम अपने एनर्जी से सराउंडिंग में वर्क परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, वहाँ पे हीट का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना हीट इवॉल्व हो रही, ना हीट लॉस हो रही। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो सिस्टम अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है, दैट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। मतलब जितनी एनर्जी सिस्टम लॉस करेगा उतना ही वर्क जो है वो सराउंडिंग पे होगा, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी सिस्टम लॉस करेगा उतना ही वर्क किसके ऊपर होगा, सराउंडिंग के ऊपर होगा। और सराउंडिंग पे वर्क कौन करवाता है, सिस्टम ही करवाती है। इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। आपको ये वर्ड हमेशा याद रखना है कि वर्क कहाँ पे हो रहा है, सराउंडिंग में, तो हम क्या बोलेंगे, और कौन करवा रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो क्या बोलना है कि वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। ओके, वर्क इज डन, क्योंकि मास कहाँ पे लिफ्ट हो रहा है, पिस्टन के ऊपर बाहर के साइड में, मतलब सराउंडिंग में हो रहा है। ठीक है, मतलब वर्क कहाँ पे हो रहा है, सराउंडिंग में। कौन करवा रहा है, एनर्जी, सिस्टम, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी यूज कर रहा है, मतलब सिस्टम की वजह से ही मास लिफ्ट हो रहा है। तो वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे वर्क पूरा कौन करवा रहा है, सिस्टम। इसलिए वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग बाय दी सिस्टम। ये थोड़ा समझना हार्ड है पर लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में ये फिट हो गया तो आपको अंडरस्टैंड करने के भी ईजी हो जाएगा। सो वर्क इज डन
ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, और जितनी एनर्जी सिस्टम सप्लाई करेगा उतना ही वर्क सराउंडिंग में होगा। दैट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम। ये बाय द सिस्टम तो वहाँ पे वर्ड लगेगा नो डाउट, ठीक है। इसका मतलब अब पिस्टन अपवर्ड मूव होगा तो 100% वहाँ पे एक्सपांशन तो होगा ही, तो गैस का एक्सपांशन होगा, गैस का एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम तो वहाँ पे बढ़ेगा ही। और आपने यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम कर दिया, बाहर का प्रेशर कम होगा तो भी अंदर का प्रेशर अगर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से गैस का एक्सपांशन होगा, मतलब वॉल्यूम तो वहाँ पे बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली वहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क हुआ। तो इट्स वन एग्जाम्पल। नाउ एक अनदर एग्जाम्पल दिया, वो भी आपको बता देती हूँ, सिंपल है। आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये आफ्टर रिएक्शन का पॉइंट है, ठीक है, इट इज आफ्टर रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क जो है इज डन ऑन द सराउंडिंग। वर्क किसके ऊपर हुआ है, सराउंडिंग के ऊपर हुआ है। किसने करवाया है, सिस्टम ने करवाया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय द सिस्टम। और ये कैसे किया है उसने, सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज करके सराउंडिंग की मास को ऊपर शिफ्ट किया, मतलब वर्क हुआ सराउंडिंग में, और किसने करवाया, बाय द सिस्टम। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। नाउ आपका सेकेंड एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन NH3 that is ammonia gas and हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल कंसिडर करना है, बट बिफोर दैट हम इसकी रिएक्शन लिख लेंगे। अगर अमोनिया गैस और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक गैस अगर दोनों रिएक्ट होते तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, मतलब सिंपल H और Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो NH3 का NH4 और Cl कंबाइन होगा, इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो इसमें भी हमें सेम ये रिएक्शन कहाँ पे कंसिडर करनी है, ये भी रिएक्शन हमें एक पिस्टन में, सॉरी एक सिलेंडर में कंसिडर करनी है। और यहाँ पे भी रिएक्शन हमें कहाँ कंसिडर करनी है, सिलेंडर में कंसिडर करनी है। उसके में भी हमें एक पिस्टन अटैच करना है, उसमें भी हमें एक वेट या फिर एक मास रखना है, और रिएक्शन के अंदर हमें अमोनिया गैस प्लस HCl गैस ये दोनों भी लेना है, ठीक है। और ये रहेगी आपकी बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन होने से पहले हमने इसको लिया है, एक सिलेंडर लिया, अमोनिया और HCl गैस को भर दिया, पिस्टन अटैच कर दिया, पिस्टन पर एक वेट या फिर मास रख दिया, ठीक है। रिएक्शन वेट, अब दोनों भी गैस है तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम तो वैसे भी ज़्यादा होता है, गैस एक्सपांडेड फॉर्म में रहती है, ठीक है। जब रिएक्शन हो रहा है तो अमोनियम क्लोराइड जो हमें मिल रहा है वो कौन से स्टेट में है, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले गैस थी तो ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम ऑलरेडी वहाँ पे ज़्यादा ही होता है, लेकिन जब ये दोनों गैस कंबाइन होकर जब एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाती है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, ठीक है। जब ये NH4Cl ये सॉलिड बनाएगी तो 100% इसका गैस के कंपेरिजन में सॉलिड का वॉल्यूम तो कम ही होता है, तो ये पिस्टन अपने आप कहाँ आ जाएगा, नीचे के साइड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्रेशन होगा। अगर ये पिस्टन नीचे आ गया तो 100% ये मास जो हमने सराउंडिंग में रखा है वो भी क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड मूव हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि इसके पहले के रिएक्शन में पिस्टन अपवर्ड जा रहा था और वहाँ पे गैस बनी तो गैस का एक्सपांशन होता है, तो वहाँ पे एक्सपांशन का वर्क था। और यहाँ पे पिस्टन नीचे के साइड में मूव कर रहा है, मतलब वहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब वहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन हुआ मतलब कंप्रेशन कहाँ पे हुआ, कंप्रेशन कहाँ पे हुआ, सिस्टम के अंदर हुआ है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है तो उसकी वजह से पिस्टन नीचे आ गया तो वहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, और ये मास जो है वो अंदर के साइड में शिफ्ट हुआ है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये जो सॉलिड प्रोडक्ट बना है वो अपने आप अंदर दब गया विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, क्योंकि वो सॉलिड है उसको वॉल्यूम कम लगता है, इसलिए वहाँ पे कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे वर्क कहाँ हुआ है, वर्क कहाँ हुआ है, सिस्टम में हुआ है, क्योंकि कंप्रेशन हुआ है तो वो सिस्टम में आपको कंप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। इसलिए वर्क कहाँ हुआ है, सिस्टम के अंदर हुआ है, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर वर्क हुआ है तो सिस्टम के अंदर वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, सराउंडिंग से आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आपको अंडरस्टैंड करवा के लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सराउंडिंग एनर्जी सप्लाई करेगी, सराउंडिंग पे वर्क हो तो कौन सप्लाई करेगी एनर्जी, सिस्टम, अपोजिट टर्म है। तो यहाँ पे सराउंडिंग क्या करेगी, अपनी एनर्जी लॉस करेगी,
ठीक है। और एंड एनर्जी लॉस करने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड हो रहा है, सॉलिड कंपाउंड बन रहा है तो कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन कहाँ पे हुआ, इस गैस के, इस सिलेंडर के अंदर, इसके केमिकल रिएक्शन अंदर कंप्रेशन हुआ, मतलब वर्क कहाँ पे हुआ है, सिस्टम के अंदर हुआ है। और सिस्टम को वर्क करने के लिए सिस्टम ने सराउंडिंग एनर्जी लॉस की। अब सराउंडिंग ने एनर्जी लॉस की है, इसका मतलब सिस्टम ने एनर्जी को क्या किया होगा, गेन किया, गेन एनर्जी। सिस्टम्स गेन एनर्जी मतलब सराउंडिंग एनर्जी लॉस करेगा तो सिस्टम एनर्जी को गेन करेगी और कंप्रेशन करेगी और सिस्टम के ऊपर वहाँ पे वर्क होगा। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या बोलना पड़ेगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क कहाँ पे होगा, सिस्टम के ऊपर होगा, ठीक है। और कौन करवाएगा, सराउंडिंग। सराउंडिंग अपनी एनर्जी लॉस करके ये वर्क करवाएगा। इसका मतलब आप अपोजिट भी बोल सकते हो कि सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके वर्क करवाएगा, ठीक है। मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क कहाँ पे हो रहा है, इस केस में सिस्टम में हो रहा है और कौन करवा रहा है, सराउंडिंग करवा रहा है। सराउंडिंग कैसे करवाएगा, एनर्जी को लॉस करके। सराउंडिंग अपनी एनर्जी लॉस करके सिस्टम को देगा, द सिस्टम एनर्जी गेन करेगी और वर्क होगा सिस्टम के ऊपर। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ठीक है। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ओके। अब यहाँ पे भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब सेम हियर ऑल्सो कि वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग। सराउंडिंग वर्क करवा रहा है, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू गेन इन द एनर्जी बाय द सिस्टम। मतलब जितनी एनर्जी सिस्टम गेन करवाएगा उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। मतलब इसके पहले के केस में हमने बोला था कि जितनी एनर्जी लॉस होगी, इसका मतलब जितनी एनर्जी सिस्टम लॉस होगा उतना वर्क सराउंडिंग पे होगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जितनी सिस्टम एनर्जी गेन करेगा उतना वर्क होगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जितनी एनर्जी सिस्टम लॉस करेगा उतना वर्क कहाँ पे होगा, सराउंडिंग में। जितनी एनर्जी सिस्टम गेन करेगा तो वर्क कहाँ पे होगा, सिस्टम। याद रखना पॉजिटिव, जब सिस्टम लॉस करेगी तो वर्क सराउंडिंग पे होगा, सिस्टम गेन करेगी तो वर्क सिस्टम पे ही होगा। अगेन एक बार बताती हूँ कि जब सिस्टम एनर्जी लॉस करेगी तो वर्क सराउंडिंग पे होगा, ये सिस्टम खुद एनर्जी गेन करेगी तो वर्क भी खुद किस पे होगा, सिस्टम के ऊपर ही होगा, ओके। सिस्टम लॉस एनर्जी देन वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, इफ सिस्टम्स गेन एनर्जी देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर ही वर्क होगा। सो ये हो गया हमारा वर्क के फॉर्म में। हीट का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हीट में हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, तो वहाँ पे भी हीट का एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ मतलब हीट का भी एक्सचेंज होता है। तो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट ऑल्सो एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड, उसका भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ, ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसमें भी सिस्टम एंड सराउंडिंग में उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ओके। तो वो आपको याद रखना है। सो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है और वो हीट का ट्रांसफर भी सिस्टम और सराउंडिंग में ही होता है। मतलब हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, ओके। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हीट जो है उसका ट्रांसफ़र होता है एनर्जी के फॉर्म में, तो वहाँ पे ये कब होता है, हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में कब होगा एनर्जी का एक्सचेंज, जब सिस्टम और सराउंडिंग इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब। अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मतलब हीट का एक्सचेंज होगा सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। एक तो हीट लॉस की जाएगी सिस्टम में, सिस्टम से, या फिर सिस्टम में हीट को लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप अगर वीडियो को 1-2 बार देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।